Dear students, welcome back to Sankalp Competitive Classes. Myself, Ghazala Noor, I am a PhD scholar from Jammu University in a legal field. So I am here to teach you regarding the syllabus of CUET, which include your subject legal studies. And today will be your topic on the fourth unit of your syllabus according to the legal studies subject. So आज जो आपका यूनिट फोर्थ जो स्टार्ट हो रहा है वो है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. तो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया बेसिकली दोज राइट्स विच बिलोंग्स टू द ह्यूमन बींग्स. तो उसके अंदर जो आप लोगों का टॉपिक्स इंक्लूड किया हुआ है वो किया हुआ है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़नी पड़ेगी. और इंट्रोडक्शन किस हिसाब से पढ़नी पड़ेगी आपको? इंटरनेशनल कंटेक्स्ट से. और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का पढ़ना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर किस लॉ से रिलेटेड? जो आपकी इंडिया के लॉ से रिलेटेड है. और आपको कंप्लेंट मैकेनिज्म ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में पढ़नी पड़ेगी. तो बेसिकली इन तीन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है वो क्या है. उसमें हम कितना पढ़ेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन वो भी इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के हिसाब से पूरा कवर हो सके. सबसे पहली बात आपको ह्यूमन राइट्स का इसमें पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट्स बेसिकली कौन से राइट्स है और ऐसे कौन से राइट्स है जो हम फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, नेचुरल राइट्स के अलावा हम ह्यूमन का नाम दे देते हैं उनको. ठीक है. तो जो अब इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में पढ़ना है उसमें पढ़ना है आपको यूडीएचआर के बारे में. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट के हिसाब से पढ़ना है आपको इसमें. तो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है आपका वो आपको सारा का सारा क्रक्स निकाल के जो मैंने आप लोगों के लिए CUET 12th बेस एग्जाम का जो आप लोग एंट्रेंस देने वाले हैं उसके माध्यम की नजर रखते हुए मैंने आप लोगों के कुछ बुलेट्स पॉइंट्स निकाले हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाए कि आप लोग अपना एंट्रेंस क्लियर कर सको. ठीक है. सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो है वी आर ह्यूमन बींग्स. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. एवरीबडी नोज दिस थिंग्स. नेचुरल बात है, कॉमन सेंस की बात है. तो बात आती है कि ह्यूमन बींग्स के ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हम पे लागू हुए हैं. व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन बींग? लिविंग ऑर्गन्स हैं हम लोग या ह्यूमन है या जो सिटीजन्स है वो भी आते हैं क्या इसमें? हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिविंग बींग्स? अदर जो आपके अदर एनिमल्स भी हैं वो ह्यूमन बींग्स में नहीं है, वो भी तो लिविंग ऑर्गन्स में आते हैं ना. तो इन टर्म्स लाइफ ऑफ साइंस, साइंस को लेके जो ह्यूमंस का बात होती है वो ये होती है दैट आर द प्राइमेट्स ऑफ द फैमिली of Homo sapiens, whereas they belong to the genus Homo and species Sapiens. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम तो लीगल स्टडीज के टीचर है तो यहाँ पे मैं होमो सैपियंस की बात कर रही हूँ, साइंस को लेके क्यों आई हूँ यहाँ पे? तो सबसे बड़ी बात जो ह्यूमन राइट्स है दैट द राइट्स विच बिलोंग्स टू द ह्यूमन बींग्स. और यहाँ पे बात आती है कौन से ह्यूमन बींग्स, क्या जानवरों पर भी ये वाले राइट्स लागू हुए हैं या आपके इंसेक्ट्स वगैरह दैट इज ऑल्सो लिविंग बींग्स. तो ह्यूमन बॉडी की बात हुई है यहाँ पे. ठीक है. हिस्ट्री में अगर मैं आप लोग को लेके जाऊं तो ह्यूमन बींग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज सिविलाइज्ड लिविंग. वी ह्यूमंस आर अ सिविलाइज्ड पर्सन. सिविलाइज्ड लिविंग बोला गया है. बीइंग कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ अवर लैंग्वेज. Those who have started the system of living in an organized society. ठीक है. Organized society, language, communication, capable of communications. यहाँ पे उनको ह्यूमन बींग्स बोला हुआ है. दैट मीन्स जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन लोगों पर लागू होता है, हम जैसे ह्यूमन बींग्स पे लागू होता है. दोज हु आर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद देयर ओन लैंग्वेज, starting the system of living in a organized manner, systematic manner, in a manageable manner. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को ले जाऊं, अभी हिस्ट्री, पोल साइंस, ये था आपका साइंस से रिलेटेड. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से human beings have been defined as those
social or political living beings. Social or political living beings who have developed a system through which human society can live in a systematic way, in a function in an organized way or lawful manner. बात आती है स्टेप बाय स्टेप से। सबसे पहले आपका जो ह्यूमन बींग्स कौन होता है, लिविंग बींग्स जो एक आपका कम्युनिकेट कर सके, होमोसैपियंस। फिर बात आती है हिस्ट्री में भी हमने उनको ह्यूमन बींग्स बोला है जो एक सिविलाइज्ड लिविंग रह रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रह रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों का ह्यूमन बींग्स को उनको बोला है जो सोशली और पॉलिटिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रह रहे हैं, उनके फंक्शंस को निभा रहे हैं, और जो लॉफुल मैनर में रह रहे हैं कि सोसाइटी में कोई भी किसी के घर में जाके चोरी चकैती नहीं कर रहा, कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहा, मीन्स लॉ बाइंड हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इवॉल्व एंड देयरफॉर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, हम लोग ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में रह रहे हैं जो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाती है, सिस्टमैटिक सोसाइटी बनाती है। ठीक है, एक सिविलाइज्ड लिविंग हम कहते हैं। वी आर नोन टू बी अ सोशल बीइंग्स एंड कैन नॉट लिव विदाउट द सोसाइटी। डेफिनेटली अगर सोसाइटी नहीं होगा हम लोग नहीं रह सकते। कोई भी बंदा एक पूरी कम्युनिटी में अकेला नहीं रह सकता, हम सोसाइटी के साथ रहते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई भी पूरे टेरिटरी में, स्टेट में कोई एक बंदा रह नहीं। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट लिव विदाउट द सोसाइटी। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज द बेसिक of our life, and thus it is more important to have respect as well as to protect the life of each other. अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे होते तो क्या हमें पेनल्टीज की प्रोवाइड करती, हमें डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इतने, तो हमें राइट्स तो प्रोवाइड करे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हैं जिसमें आपके प्रोसीजर के थ्रू चल रहे हैं। पेनल्टीज भी है अगर कोई ऑफेंस कर रहा है जो लॉ फॉरबिड है, जो प्रोहिबिट है, और स्टिल दे आर वायलेटिंग द लॉ, तो उनको पेनल्टी तो प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिकली इसका पूरा क्रक्स क्या होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं हमारे इंडिया में वो बेसिकली बिलोंग करते हैं ह्यूमन बींग्स को। कौन से ह्यूमन बींग्स? सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में जो चला रहे हैं, सिविलाइज्ड लिविंग जो रह रहे हैं, और जो सोसाइटी के साथ एज ए सोशली और पॉलिटिकली वे में रह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे की राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें ताकि हम पैनल में ना आ जाए, हमें हम पे पेनल्टीज ना लगे। तो इसका बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स लाइफ, प्रोटेक्ट ईच अदर्स लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, ये था आपका ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स होता कौन। ठीक है, अब बात आती है कि ह्यूमन राइट्स, अब आपको इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में तो पढ़ना ही पड़ना है। तो ह्यूमन राइट्स जो है आर द काइंड्स ऑफ फ्रीडम which was constituted by custom or international agreements that impose the standards of conduct on all the nations. ठीक है, it may be distinct from civil liberties. अब ये जो मैं वर्ड्स अलग अलग बोल रही हूँ, अलग अलग डिफाइन कर रही हूँ, which are the type of freedom constituted by the law of a particular state. अब यहाँ स्टेट की बात आई, एंड अप्लाइड बाय दैट स्टेट और नेशन इन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स जो है वो एक काइंड है फ्रीडम। डेफिनेटली एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन राइट इज एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। तो उनको फ्रीडम प्रोवाइड तो करी है, किस चीज की प्रोवाइड करी है फ्रीडम? उनको लिबर्टीज प्रोवाइड करी है, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करी है जो आपने प्रियम्बल में भी पढ़ा, जस्टिस प्रोवाइड करा है, वो सारे राइट्स आपके ह्यूमन राइट्स में आते हैं। लेकिन कस्टम की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कस्टम। कस्टम बेसिकली ये है कि भाई आपकी जो ट्रेडिशन, कल्चर्स वगैरह है उनको मद्देनजर रखते हुए लॉज बनाए हैं। तो डेफिनेटली जो भी ह्यूमन राइट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है, तो
तो कस्टम को कॉन्स्टिट्यूट रख के और इंटरनेशनल जितने भी अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट बेसिकली ये है कि हमारे बाहर के देशों की कंट्रीज, बाहर के देशों के साथ हमारे अग्रीमेंट्स होते हैं किसी ट्रेड बिजनेस गुड्स, जैसे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हम उनके साथ ट्रीटी करते हैं, ट्रीटीज अग्रीमेंट करते हैं, तो तभी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले चीजें हो सकती है, ट्रेड हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, बाहर की कंपनीज यहाँ काम कर सकती है, जब तक उनके साथ आपका अग्रीमेंट नहीं होगा। तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट का यहाँ पे जरूर हुआ है, बात हुई है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है आप अपने देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी व्यापार कर सकते हैं। तो ह्यूमन के जो राइट्स है वो बेसिकली इंटरनेशनल कंटेक्स्ट तक भी गए हैं, तभी आपको जो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया पढ़ना है उसका कंटेक्स्ट आपको इंटरनेशनल वे में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑन ऑल द नेशंस इट मे बी डिस्टिंक्ट विद द सिविल लिबर्टी, मे बी बाहर के देशों में अलग लिबर्टीज हो, हमारे देश में अलग लिबर्टीज, बट लिबर्टीज प्रोवाइड करी है। लिबर्टीज भी एक बोला है विच आर द टाइप ऑफ द फ्रीडम। ठीक है, लॉज पर्टिकुलर स्टेट, अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते हैं ना तो स्टेट का मतलब होता है नेशन, ठीक है, या कोई भी कंट्री, हम बाहर की कंट्री को स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं एज अ इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। ठीक है, यहां पर भी एग्जांपल आ गई, स्टेट और नेशन इन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, जब भी कभी किसी का भी लॉ वायलेट होता है वो पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उस स्टेट का मीन्स उस कंट्री में जहां है उस स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन में उसके राइट्स बाइंड हो जाते हैं। फिर बात करते हैं ह्यूमन राइट्स। आर द राइट्स अ पर्सन हैज सिंपली बिकॉज ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स आर बिलोंग टू द ह्यूमन बीइंग्स, ही और शी। ह्यूमन राइट्स आर हेल्ड बाय ऑल द पर्सन इक्वली, इक्वली प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सली भी है और फॉरएवर। आपका ह्यूमन राइट्स किसी भी ह्यूमन बीइंग से हम अभी नहीं ले सकते, वापस नहीं होता। ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। आपके राइट्स आपके बॉर्न होने से पहले भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिस तरह जैसे ही आप बॉर्न हुए वैसे ही आपके इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको इक्वल इन डिग्निटी एंड ऑल राइट्स बिलोंग टू सच पर्सन। ये जरूरी नहीं है कि ये राइट जो है आपको 18 साल की या 21 साल के बाद ही मिलेगा, कहीं कहीं लिमिटेशंस है, लेकिन जो आपके अपने फंडामेंटल राइट्स है, आपके पर्सनल लिबर्टी राइट्स है, जो भी है वो आपके आप पैदा होने से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है इतना? तो बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स रखे हैं जो बहुत ही इजी है, सिंपल लैंग्वेज रखी है ताकि आप लोग को इजी में समझ आ जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं जो ह्यूमन राइट्स है। बेसिकली नॉर्मली अगर देखा जाए इट कंसिडर इनएलिनेबल फंडामेंटल राइट्स टू विच अ पर्सन इज इनहेरिटेडली एंटाइटल्ड सिंपली बिकॉज शी इज बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। सिंपल बात है, ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिक राइट्स, इनको बेसिक राइट्स बोला है या प्रिंसिपल्स बोला है, which a person has just simply because he or she is a human regardless of the origin, country, caste, religion, sex, language, कुछ भी, तो वो अपने प्रिंसिपल्स अपने ह्यूमन राइट्स अलो कर सकता है कहीं पर भी विदाउट एनी discrimination on the basis of his caste, creed, color. ठीक है, however they choose to live from birth until death. ठीक है जी, ये भी क्लियर है? चलिए, these values are defined and protected by laws. हर एक लॉ, हर एक राइट आपका प्रोटेक्ट किया हुआ है लॉ ने, हर एक चीज आपकी बाइंड करी हुई है लॉ में। ठीक है, हर एक लॉफुल एक्ट जो भी है वो भी सारा कुछ आपके लॉज में बताए हुए हैं। ह्यूमन राइट्स आर रेलेवेंट टू ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली दोज हु फेस द डिप्रेशन और मिसट्रीटमेंट। ये जरूरी नहीं है कि किसी का वायलेट हो रहा है, मिसट्रीट कर रहा है कोई किसी को, या उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, सिर्फ उसी के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है, सभी के पास है। ठीक है,
Only because of these rights you can express your opinion, can have education, can have a private and personal family life. You cannot mistreat or wrongly punished by higher authority. आपके पास अगर कोई भी राइट होता है या कोई भी लिबर्टी प्रोवाइड करा हुआ है आपको, ठीक है, या आपको कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करे हुए हैं, या आपके पास रेमेडीज भी है, हर किसी के पास मिलती हैं, राइट्स भी मिलती है, लिबर्टी भी मिलता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस करो कि आप किसी भी हायर अथॉरिटी के खिलाफ एलिगेशंस लगाओ, ठीक है। तो ये है कि आपको अपने और अपने साथ साथ दूसरों के राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं डिफेमेशन में ना हो जाए, या आगे वाले बंदे को हमने कुछ ऐसा पब्लिकली ना बोल दिया हो। इफ यू हैव अ राइट to be and in your private life or family life, then other also have the same right। ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलो, मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए बुलेट पॉइंट्स ही रखे, इजी में रखे ताकि बहुत इजी में समझ आ जाए। तो व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? Human rights are the term which was most commonly used, basic entitlement bestowed upon each and every human being by virtue of birth। वो सारे राइट्स जो आपको बाय बर्थ से मिल जाते हैं, राइट टू लिव, राइट टू बी रिमेन साइलेंस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू ट्रेड, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय बर्थ जो मिल जाते हैं वो ह्यूमन राइट्स है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे वोट करने का राइट, जो आपका एडल्ट फ्रेंचाइज है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये है कि वो आपको 18 साल के बाद ही वो वाले राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, उसमें भी कैपेसिटी रखी हुई है कि जो मेजर होगा और जो कैपेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो ये सारे ऐसे राइट्स हैं जिसमें आपको बाय बर्थ मिल जाते हैं। Underlying idea of such right is to ensure that all men, women, बच्चा, बूढ़ा, जवान are treated with respect and dignity। ठीक है, हर कोई ह्यूमन बीइंग रेस्पेक्टफुली लाइफ जीना चाहता है, रेस्पेक्ट से, डिग्निटी से, ऑनरेबल ऑनर्ड से, ठीक है। या अगर उसको कुछ प्रिविलेज मिली है, जैसे ओल्ड एज वालों को थोड़ी बहुत प्रिविलेज मिली है, तो वो सारी राइट्स इंश्योर करता है ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एज ह्यूमन बींग्स इट इज अवर ब्राइट राइट दैट ऑल द ऑफ अस शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट। I am highlighting the word which is very important on the examination point of the view or the entrance point of the view, should not be discriminated any account due to the difference of the religion, caste, sex, creed, gender के बेस पे कोई भी किसी को भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका ह्यूमन राइट्स कहता है कि हर कोई ह्यूमन, every human is treated equal treatment, every human should not be discriminated on the basis of any caste, creed, color, ठीक है। तो ये सारी जो बात है वो आपका ह्यूमन राइट्स कहता है। इवन आपके जितने भी राइट्स है, पर्सनल राइट्स हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो, या आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या फंडामेंटल राइट्स हो, नेचुरल राइट्स हो, वो भी यही कहता है कि कोई भी राइट डिफरेंट नहीं है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, वो भी बेसिकली यही कहता है कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, हर किसी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 14 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इन सब डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करता, ठीक है जी। चले जी, आप बेसिकली अब इसका पढ़ेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, इसका ओरिजिन जो हुआ है वो लॉन्ग टाइम एगो में ह्यूमन राइट्स का इंडिया में भी हुआ था। इट कैन इजिली बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म या जैनिज्म।
अगर हम बुद्धिज्म जैनिज्म के देखें तो वहां से हमारा इसका ह्यूमन के राइट्स ओरिजिनेट हुए थे। हिंदू रिलीजन्स बुक और हिंदू रिलीजन टेक्स्ट लाइक गीता भागवत, वेद, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, they are also contain the provision regarding the human rights. Even Muslim में Muslim rulers like Akbar and Jahangir were also very much appreciated with the regards of rights and justice. Means आपके इसमें रिलीजियस में भी लिखा हुआ है कि ह्यूमन को इक्वालिटी में, डिग्निटी में और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट में राइट्स प्रोवाइड कर। ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश एरा अगर उसमें भी देखें, पीपल वर सफर्ड अ ग्रेट वायलेशन ऑफ सेवरल राइट्स, ठीक है, विच लेड टू द बर्थ ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। जब ब्रिटिश एरा में बहुत सारे लॉ वायलेट हुए, राइट्स वायलेट हुए, लॉ तो तब बना नहीं था, राइट्स आपके जब वायलेट हुए तो उस एरा ने जन्म लिया एक ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस का इंडिया में, ठीक है। ऑन जनवरी 24, 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वोट टू फॉर्म एन एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स विद सरदार पटेल साहब, जो उस टाइम के चेयरमैन थे। उन्होंने एक असेंबली, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई। उन्होंने फिर क्या किया, ड्राफ्ट बनाए वो राइट्स, उस लिस्ट को प्रिपेयर करा हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब ने और बी.एन. राव ने, के.टी. शाह ने, हरमन सिंह ने, के.एम. मुंशी और कुछ कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटीज ने। उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, ड्राफ्ट किए कुछ लिस्ट ऑफ राइट्स, जिसमें जो अमेंडमेंट प्रपोज किया उसमें कुछ प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। और जो राइट्स बनाए, द राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको हम UDHR भी कहते हैं, वर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड in the Indian Constitution, either in fundamental rights या हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। UDHR के जितने भी राइट्स है वो हमारे इंडिया में ह्यूमन राइट्स में सब कवर होता है। 19 फंडामेंटल राइट्स वर कवर्ड इन मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट। This is a very important bullet points. All the lines are very important on your MCQ point of view. 19 fundamental rights बनाए गए मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 1928 में, out of which 10 appear in the fundamental rights, whereas जो 3 थे इसमें 3 of them appear as फंडामेंटल ड्यूटीज। ये किसकी बात चल रही है अभी, ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं चल रही, उसमें ह्यूमन राइट्स के साथ साथ क्या क्या कौन से राइट्स आ जाते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स को क्यों नहीं लाते, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अलग है और जो हमारी UDHR के जो राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स में आते हैं वो चीज आती है। तो बेसिकली, लिटरली और जनरली जो नेचर है ह्यूमन राइट्स का वो यही है कि वो सपोर्ट करता है और एडवोकेट मीन्स उसकी भरपाई, उसके बारे में ह्यूमन डिग्निटी को एडवोकेट करता है, मीन्स उसके बारे में बोलता है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, राइट्स की बात है, यूनिवर्सल है ये ऑल द इंडिया में। ह्यूमन राइट्स आर इनएलिजिबल मीन्स अनेबल टू टेकन अवे। इनएलिजिबल का मतलब होता है कि कोई भी इसको छीन नहीं सकता, हर किसी का राइट खुद का राइट है, ना वो अपना राइट किसी को दे सकता है, ठीक है। अथॉरिटी की बात अलग आती है, अथॉरिटी आप किसी और को सब में कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट में कर सकते हो, लेकिन अपने राइट्स में, ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल एंड नेसेसरी
It's a very important thing that all the human beings vested the human rights. Human rights are dynamic. Dynamic इसीलिए क्योंकि it can be changed on the circumstances, and जो हमारा law है वो भी dynamic nature का है. Due to the circumstances and the change in the society, change in the community और in the modern society में हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी. ठीक है, नए लॉज की जरूरत पड़ी, नए नए कानूनों की जरूरत पड़ी. तो ह्यूमन राइट्स में भी जो है वो भी डायनामिक नेचर का है. ह्यूमन राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का यहाँ मतलब है कि वो कभी भी पूरा फाइनल नहीं दे सकते हमें. लाइक फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर हमें दिया हुआ है लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना कि हम किसी को भी पब्लिकली में डिफेम नहीं कर सकते, उसको गाली गलौज नहीं कर सकते, तो वो हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है. मीन्स इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है. अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के, हमें ट्रेड बिजनेस करने की फ्रीडम है, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस ये नहीं है कि कहाँ कहाँ नहीं करनी. रेस्ट्रिक्शंस ये है कि हमारी कैपेसिटी देखी जाएगी, हमारी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, हमारा एज भी देखा जाएगा, तो उनके माध्यम से हम ट्रेड बिजनेस नहीं कर सकते. Some restrictions was applied on your fundamental rights or the human rights also. तो तभी ये एब्सोल्यूट नहीं है. डायनामिक है, चेंज होता रहता है, अमेंडमेंट्स होती है, कोई भी छीन नहीं सकता, ये यूनिवर्सल है. ठीक है, हमारे डिग्निटी को देखता है और सपोर्ट भी करता है हमारे ह्यूमन राइट्स को. ये एसेंशियल और नेसेसरी माना गया है. रिस्ट्रेन द स्टेट पावर. रिस्ट्रेन द स्टेट पावर का मतलब ये है कि हमारे जो राइट्स हैं वो स्टेट की पावर को रिस्ट्रेन करती है. सिंपल यही मतलब होगा इसका, और तो कुछ हो नहीं सकता. ठीक है, दिस इज बेसिकली द नेचर, या आप इसको साइलेंट फीचर्स भी कह सकते हो, या इसको आप स्कोप भी बोल सकते हो कि हमारे ह्यूमन राइट्स का कहाँ कहाँ स्कोप है. यूनिवर्सल है, ये डायनामिक नेचर का है. ठीक है, चलिए जी, इतना क्लियर हो गया. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है. ठीक है, आप नेचर एंड स्कोप को लेके साइलेंट फीचर्स कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है कि ह्यूमन राइट्स हमारा किस हिसाब का है. पहले था कि ह्यूमन राइट्स में हमारे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, उसके फीचर्स क्या है. ठीक है, फीचर्स हो गए जो उसका स्ट्रक्चर है, और कैरेक्टर हो गया हमें वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, उसके अंदर क्या चीजें. ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट बिकॉज. इनहेरेंट है, इनहेरेंट का मतलब है कि जैसे ही कोई पैदा हुआ उसको इनहेरेंट दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है. जैसे आप लोगों ने देख सुना होगा कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी ये पूर्वजों से चलती आ रही है. तो ये हमारे पूर्वज मतलब बहुत पुराने से हैं, कि हम ये नया नहीं आया है कि हमें यहाँ भी मिला कोई ह्यूमन राइट्स. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ग्रांटेड बाय एनी अथॉरिटी. ये स्टार्टिंग से है, हर किसी के पास है. दे आर नॉट टू बी ब्रॉड, ना हमने खरीदा इसको, ना हमने कमाया इसको. और इनहेरिटेड, इनहेरेंट मीन्स अलग वर्ड्स है, कि ये नहीं है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलती जा रही है. दे सिंपली बिलोंग टू अस फॉर ह्यूमन बीइंग. ठीक है, दीज राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर एंड इनएलिएनेबल, नॉट टू बी टेकन. ठीक है, not to be taken away, not to be taken away from anywhere. ठीक है, और ऐसा लिखा हुआ है फंडामेंटल है, कि ये फंडामेंटल है, हमें प्रोवाइड किया हुआ है हर किसी ह्यूमन बीइंग्स को. ये imperceptible भी है, that means they cannot be lost even someone fails to use them. ठीक है, इसमें ये बात नहीं है कि अगर कोई ये बोल दे कि मैंने इस राइट का यूज नहीं किया यहाँ पे, तो वो बोलेगा कि मैं गुमा चुका था. ऐसा कुछ भी नहीं है. These rights are inherent in nature.
तो ये आपके अंदर ही है। ह्यूमन राइट्स आर इन्फोर्सेबल विदाउट नेशनल बॉर्डर। इस तरह से नहीं है कि ये वाला जो ह्यूमन राइट है आपका, ये आप सिर्फ इस टेरिटरी में ही बिलोंग कर सकते हो, नहीं, नो, ठीक है। तो ये आपका हर जगह यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन। ह्यूमन राइट्स आर एनफोर्सेबल इनहेरेंट इन नेचर, और ये फंडामेंटल है, यूनिवर्सल है। इट सपोर्ट्स योर डिग्निटी एंड लिबर्टी। ये इंटरडिपेंडेंट है बिकॉज द फुलफिलमेंट ऑफ वंस आइडिया cannot be done without realization of the other and not to be misunderstood with in diversibility, as each right has its own meaning and cannot be divided as denied. कोई किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, ये उसका इंटरडिपेंडेंट है। वो उस राइट्स का किस हिसाब से यूज कर रहा है, वो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, उसके अपने अपने आइडियाज हैं, और कोई भी इसमें मिसअंडरस्टूड नहीं कर सकता कि इसने अपना ये राइट यहाँ यूज किया। ठीक है, इतना क्लियर है। चले अब आगे चलते हैं। अब बात आती है, अगर हमें ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में पढ़ना है तो आपको UNDHR के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस के जो राइट्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ क्रक्स निकाल के रखा है, इसके बारे में तो बहुत मोटी मोटी बुक्स भी छपी हुई है। तो ह्यूमन राइट्स का जो ये है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC, शॉर्ट फॉर्म इसका ये है। The United Nations Human Rights Council is a functional council within the framework of United Nations provisions. It was subsidiary body of UN Economic and Social Council, जिसको हम ECOSOC कहते हैं। It was previously known as United Nations Commission on Human Rights. ECOSOC को या यूनाइटेड नेशन UNHRC को हम कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने इंडिया में सुना होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो हम यहाँ से इसको इस हिसाब से यूज करते थे। फिर इसका नाम चेंज हुआ 2006 में, UNHRC पड़ गया, मीन्स यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पड़ गया, जो हमें प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस देता है टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोसॉक। इकोसॉक क्या आ गया आपका, इकोनॉमिक और सोशल के बारे में, ठीक है, जहां आपका प्रियम्बल भी कहता है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। उसी तरह आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी आपको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली जस्टिस प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस देता है टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोसॉक। इट इज द UN प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। UN का जो आप इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स का, मीन्स यूनाइटेड नेशन का इसलिए क्योंकि इसका हेडक्वार्टर वहां है। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स जो इसका इंस्ट्रूमेंट है प्रिंसिपल मतलब हेड है। एंड इंटरनेशनल फोरम which works towards the promotion and protection of human rights. Human rights का इंडिया में, या अगर आप अभी इंटरनेशनल कंटेक्स्ट का पढ़ रहे हो, तो UN इकोसॉक जो है वो यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है और इंटरनेशनल फोरम में है, जो हमें प्रोवाइड करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। ये फोरम आपका वर्क करता है टुवर्ड्स द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एज वेल एज इन द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे आपका UNDHR बना या UDHR भी कहते हैं, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, which was framed by the member of Human Rights Commission with Eleanor Roosevelt.
उस टाइम के चेयरमैन थे एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये 1948 में, और जो उस टाइम के मेंबर थे और इंक्लूडिंग इंडिया भी। आपके जो बाहर के सार्क है, यूनाइटेड नेशन असेंबली है, जनरल असेंबली, इकोसॉक, आईसीजेस, जितने भी हैं आपके यूडीएचआर के मेंबर्स, ये मेंबर्स नेम वाइज तो होते हैं लेकिन इसमें कंट्री वाइज नाम जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे आपने ब्रिक्स सुना होगा, अभी भी बहुत सारे हैं, मतलब बेसिकली ये ट्रीटीज होती है, अग्रीमेंट होता है कि आप बाहर के देशों के साथ ये अग्रीमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। जैसे अगर सऊदी के साथ है तो ऑब्वियसली पेट्रोल वगैरह, सोना वगैरह, वो सब, ठीक है ना। इट इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच बेस अ न्यू मॉडल ऑर्डर so that the annihilation that took place in World War First and Second is not repeated। हमें ट्रीटीज, हमें एग्रीमेंट, हमें बाकी देशों के साथ रिश्ते इसलिए निभाने पड़ते हैं ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो या कोई भी ऐसी वॉर ना हो या फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह वो दोबारा रिपीट ना हो। अच्छे रिश्ते बनाएंगे तो आपकी सोसाइटी अच्छे से चलेगी, आपका नेशन अच्छे से चलेगा। द स्टेटमेंट ऑफ दीज राइट्स एट अ नेशनल लेवल इज रिफ्लेक्टेड इन रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यूडीएचआर जो है कवर करता है आपके टू बोर्ड सेक्ट्स, डेफिनेटली एक सिविल और एक वन सेक्ट में आ जाता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरे सेक्ट में आ जाता है आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, जो आपका यूडीएचआर है वो इन दो सेक्ट्स में काम करता है। ठीक है, इन दो सेक्ट्स के जो राइट्स हैं उन पे काम करता है। इन अदर वर्ड वी ऑल कैन से दैट द यूडीएचआर जो है, these two sets of rights, इसका मेन एम है टू गिव ऑल द पीपल द फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड वांट। बोथ सेट्स ऑफ राइट्स जो है मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, इतना क्लियर है यूडीएचआर के बारे में। चले जी अब आगे करते हैं। रिपीट अगर करवाना होगा तो रिपीट भी हो सकता है। जैसे आपको अगर किसी एक टॉपिक का पूरा ब्रीफ जानना है, जैसे सिर्फ यूडीएचआर के बारे में पढ़ना है, उस पे भी आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये वाली लाइन यहाँ है, ठीक है, मैं लगा देती हूँ। चले, यहाँ पे मैंने ब्रीफ डिस्कशन दिया है, जैसे यूडीएचआर में जो आर्टिकल्स हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं, जो मैंने आपको बोला कि वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, यूडीएचआर के आर्टिकल 7 में है और हमारे आर्टिकल 14 में है। ठीक है, रेमेडीज प्रोवाइड करता है जब भी हमारा कोई वायलेट होता है राइट, फंडामेंटल राइट, यूडीएचआर में आर्टिकल 8 में है, हमारे इंडिया में आर्टिकल 32 में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 9 में है ये यूडीएचआर के, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में है। इसी तरह से आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, इंडिया में 25 क्लॉज 1 में है, इसमें आर्टिकल 18 में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में है और इसमें 19 में है, दोनों में 19 में ही है बेसिकली। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, कोई किसी भी पब्लिक सर्विस में पार्टिसिपेट करना, आर्टिकल 21 क्लॉज 2 में यूडीएचआर का बोलता है। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में अगर देख लो, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है। तो बेसिकली जो पूरा क्रक्स निकला वो ये निकला, जो ह्यूमन राइट्स है आपके अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट और आपका जो इंडिया का है वो सेम ही है, बस आपके जो हेडिंग्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे, बट इनके अंदर जो राइट्स प्रोवाइड करे हैं वो सेम ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, राइट प्रोवाइड किया है, तो वर्डिंग सेम होगी, वहां पर भी वो सेम बोल सकता है, वही राइट मिलेंगे। रेस्ट्रिक्शंस है तो रिस्ट्रिक्शन यही है कि आप बाहर भी गाली गलौज नहीं दे सकते हैं,
ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किया है आपके इंडिया ने भी, बाहर भी, बिकॉज आप इंडिया में ह्यूमन बींग्स हो तो बाहर भी ह्यूमन बींग्स हो, तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है जी, चले जी, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे इंटरनेशनल बिल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात बताई है। अभी तक आप लोग के जितने भी ह्यूमन राइट्स थे वो इंटरनेशनल ही थे, जैसे यूडीएचआर, यूएन जनरल असेंबली, इकोसॉक, ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स या इकोनॉमिकली सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये जितने भी हैं। तो जो चार्टर था पहले यूडीएचआर का, कंसीड द बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है? वही जो ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं। Indeed of is the most valuable document regarding human rights, as has ever seen the influences the basis of many national as well as the international laws which upholding the human rights all over the world. ये आपकी इंग्लिश वर्डिंग है, मतलब यही है कि वो सारी चीजें जो उस डॉक्यूमेंट में आपके यूडीएचआर में जितने भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया है, चाहे वो नेशनली हो या इंटरनेशनल लॉज हो। इंटरेस्टिंगली उसके जो प्रोविजंस हैं जो यूडीएचआर में आते हैं वो हमें दो सेट्स में बताए थे, एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का और दूसरा बोला था इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया, बहुत साल लग गए, ठीक है। तो दिसंबर 1996 में 16 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए टू कोवेनेंट्स। कोवेनेंट की बात आती है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर जिसको बोलते हैं, आईसीसीपीआर, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोवेनेंट्स है। और दूसरा यूज किया उसने ICESCR, ICESCR। अब ये क्या बला है? ये है पहला जो हो गया वो हो गया आपका सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा हो गया इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सेम है दोनों, जो आपके यूडीएचआर में पहले दो सेक्स के लॉज बताए थे, सिविल एंड पॉलिटिकल का, दूसरा बताया था इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल। सोशल को कल्चरल के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि सोसाइटी कस्टम बेस पर होती है और इकोनॉमिकली भी सोसाइटी पर ही डिपेंड करता है। सिविल और पॉलिटिकल का अलग इसलिए किया क्योंकि पॉलिटिकली जो सिविलाइज सोसाइटी है वो अपने अलग ढंग से चलती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर इनमें से इंडिविजुअल का कोई भी राइट वायलेट होता है वो अलो है इंटरनेशनली कि वो कंप्लेन करे, ठीक है जी। इन अडॉप्टिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो बला मैंने नाम लिए अभी इतने बड़े बड़े कोवेनेंट्स जिसको बोलते हैं, जो हमारी जनरल असेंबली ने इस बारी मतलब 16 दिसंबर को 1966 में अडॉप्ट किया। अगर इनको अडॉप्ट करने पर इंटरनेशनल कम्युनिटी नॉट ओनली अग्रीड ऑन द कंटेक्ट ऑफ ईच राइट बट ऑल्सो मेजर्स देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब बात है यहाँ पे कि हमने राइट्स तो बना दिए, यूएन जनरल असेंबली ने राइट्स बना दिए 16 दिसंबर 1966 में, अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ बना के छोड़ दिए। यूएन जनरल असेंबली ने सिर्फ बना के छोड़ नहीं दिए, उनको इम्प्लीमेंट भी बोला कि कुछ ऐसे मेजर्स करो, पुट सम मेजर्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फर्दर इलेबोरेशन वाज टुक प्लेस व्हेन 66 में बना, फर्दर इलेबोरेट हुआ इसको किसका 89 में, एंड द सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू ICCPR, इसका सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल बनाया गया। उसका मेन एम था टू एबॉलिश द डेथ पेनल्टी विच वॉज एडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूएन। तो हमारे पूरे देशों में, इन होल ऑफ द वर्ल्ड में आपका डेथ पेनल्टी रिमूव हो गया, ठीक है। यूडीएचआर में क्या हुआ, जो दूसरा वाला और जो ICCPR है and its two optional protocol constitute the international bills of rights, ठीक है। ये हो गया सिविल एंड पॉलिटिकली
ये हो गया इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर। इन दोनों के जो सेकंड ऑप्शनल, तभी बोलते हैं इसको ऑप्शनल प्रोटोकॉल। हर एक प्रोटोकॉल में सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो जनरल असेंबली है वो एक मुद्दा रखती है, एजेंडा रखती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल बनाने का मेन एजेंडा था टू एबॉलिश द डेथ पेनल्टी। तो इसको अडॉप्ट किया गया जनरल असेंबली ने, और फिर ICESCR और ICCPR ने, दोनों ने, और उनके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, इतना क्लियर है। फिर बात करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव्स की ऑफ ह्यूमन राइट्स। किस पर लाई करता है? एट द हार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, or we said that is the mission part of United Nations for emphasizing some basic needs of everyone. Some basic needs of everyone का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि भाई जो उनके बेसिक नीड्स हैं, जो आपके बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, वो तो प्रोवाइड करेंगे ही, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसका हार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स का नेशन। Human rights is the heart of United Nations. ठीक है। Along with that, life in freedom, security and prosperity is amongst the main light under किसका? This for the motive of welfare of the society at large. Human rights को बनाने का मेन मोटिव यही था कि उसकी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और बोला कि ये उसका हार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है। फिर बात आती है, इट इज बेसिकली प्रोवाइड्स द होप्स ऑफ मिलियंस पीपल फॉर लाइफ विद देयर फ्रीडम, विद द सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। देयर प्रिंसिपल्स वर डिस्कस्ड इन यूडीएचआर। जो आपके यूडीएचआर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो, मतलब आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो बेसिकली वही सारी चीजें आपकी यूडीएचआर में भी है, विद हैविंग अ डिफरेंट आर्टिकल टाइटल। वैल्यू इसका ये है कि हमने इसको आज अडॉप्ट किया और इस प्रिंसिपल को डिस्कस किया है यूडीएचआर में भी। इन द यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स, Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has stated in clear and simple terms that the rights which belongs to every person must be equally, without any discrimination of any grounds, sex, caste, creed, color, religion, and these rights belongs to you, belongs to us, we the people of India, we the people of all the around who are living in their whole world, belongs to as considered as a human beings. So this kind of human rights belongs to human beings. So these rights definitely belongs to you. ठीक है। So this was all about the human rights introduction and the international context. बाकी जो इसका आपका दो टॉपिक्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक फंडामेंटल राइट्स को पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा, बट एवरीवन नोज दैट वी हैव अ 6 फंडामेंटल राइट्स। इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, और आपका इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में if anyone having any doubt, any query regarding today's lecture, so please put in a comment section. Thank you so much.